स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ को शल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बड़ी घटनाएं हो रही है। बलौदाबाजार, कवर्धा, लोहारी डी के बाद सूरजपुर में बड़ी वारदात हुई, जहां आरोपियों ने पुलिसकर्मी की पत्नी और बेटी को मौत के घाट उतारा। और इस घटना के बाद कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज गृह विभाग की बैठक उन्होंने बुलाई, जिसमें उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के साथ डीजीपी समेत राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। तो गृह विभाग की समीक्षा सीएम साय कर रहे हैं और ये बड़ी बैठक अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई है। कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम साय और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, प्रदेश में जिस तरीके की कानून व्यवस्था है, लगातार जो घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और इसी को लेकर अब सीएम साय अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर ले तो लगातार 3 बड़ी घटनाएं हुई। आपको जानकारी दे दूं कि बलौदाबाजार कांड बड़ी हिंसा हुई है, उसके बाद कवर्धा कांड हुआ, उसके बाद सूरजपुर की घटना हुई, पुलिसकर्मी को ऊपर गरम तेल डाल दिया गया, उसके परिवार की, उसकी पत्नी और बच्ची को जो है निर्मम हत्या कर दी गई। तो ऐसे में निश्चित रूप से कानून व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में सवाल खड़ा होना लाजमी है। और ऐसे में विष्णुदेव साय काफी गंभीर नजर आ रहे हैं, इसीलिए आज वो बड़ी बैठक जो है अपने आवास पर ले रहे हैं और ये बैठक काफी देर से चल रही है। अभी कुछ इसका अपडेट नहीं आया हुआ। 11 आपको बता दूं ये बैठक 11 बजे से चल रही, जिसमें गृह मंत्री विजय शर्मा समेत राज्य के तमाम आला बड़े अधिकारी पुलिस के मौजूद है और ये बैठक काफी देर से अभी तक चल रही है। जी बिल्कुल, इतने लंबे समय से बैठक जारी है और क्या लगता है किन किन चीजों को लेकर इस दौरान बातचीत की जा सकती है? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं सामने हो रही है, सरकार पर भी कई तरह के सवालात उठने लगे हैं, चाहे विपक्ष की बात करें या फिर आम लोगों की बात करें। जी, आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। और कल शाम को वो आए हैं दिल्ली से, तो उसी समय एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा के दौरान ये बातें कही कि हम कल इसकी समीक्षा बैठक करते हैं कि कहाँ से हम लोग फेल हो रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। आए दिन बड़ी घटना का सामना करने को मिल रहा है और विपक्ष का भी ताना सुनने को मिल रहा है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है कानून व्यवस्था को लेकर। इसी संदर्भ में आज जो है आनंद फानन में देर रात विष्णुदेव साय दिल्ली से आए हैं और आनंद फानन में ये घोषणा किए हैं कि हम गृह विभाग की बड़ी बैठक जो है अपने आवास पर लेंगे। उसी के मद्देनजर ये बैठक चल रही। आपको बता दूं कि 13 नवंबर को यहाँ चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर उपचुनाव जो भी मोहन अग्रवाल वाली सीट भी दक्षिण विधानसभा सीट कही जाती है, उस पर चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सरकार को निशाने पर साध रहा है, तो कहीं न कहीं विष्णुदेव साय के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मनोज, अगर हम देखें सीएम साय जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, लगातार सख्ती बरतने में कोई भी कसर उन्होंने नहीं छोड़ी है, लेकिन जिस तरीके से अपराध की वारदात सामने आती रही है, कहीं न कहीं वो भी सवालिया निशान खड़े करता है प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर। और एक के बाद एक कुछ महीनों में कई सारी घटनाएं जो है सामने आई है। अगर हम बात करें ये बैठक कितना अहम है, किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस दौरान बातचीत की जा सकती है, कौन कौन से अधिकारी जो है इसमें शामिल है और उन्हें क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं अपराधों पर लगाम लगाने के लिए? जी, आपको बता दूं कि जिस हिसाब से प्रदेश में लगातार 3 बड़ी घटनाएं हुई, कवर्धा कांड, बलौदाबाजार कांड, उसके बाद सूरजपुर की घटना, इससे जो है पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश हिल गया है। छत्तीसगढ़ की जनता कानून व्यवस्था को लेकर त्राय करने लगी, इसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। और साथ ही साथ विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर, चाहे वो विधानसभा का घेराव रहा, चाहे मुख्यमंत्री आवास का घेराव रहा, मतलब लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है। तो ऐसे में
विष्णुदेव साय के लिए कहीं न कहीं ये बड़ी मुसीबत और बड़ी चुनौती भी है छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कायम करना। और साथ ही साथ आपको बता दूं, कानून व्यवस्था की बात को लेकर राजधानी की बात करें तो राजधानी की पुलिसिंग व्यवस्था जो है वो रात में जो है तमाम बड़े अधिकारी एसएसपी संतोष सिंह खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात को ढाबों पे चेकिंग के दौरान निकल जाते हैं, थानों पे चेकिंग कर रहे हैं, आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कहीं भी कानून व्यवस्था जो है देखने को नहीं मिल रही और लगातार वारदात की घटना को अंजाम मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में विष्णुदेव साय सरकार के लिए कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है छत्तीसगढ़ में। जी बिल्कुल मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है जहां 5 आईपीएस अधिकारियों को नई पदस्थापना दी गई। आईपीएस अरविंद कुजूर डीआईजी पुलिस मुख्यालय, आईपीएस श्वेता राजमणि कमांडेंट 19वीं वाहिनी, आईपीएस धर्मेंद्र सिंह कमांडेंट 15वीं वाहिनी, आईपीएस यूएस किरण कमांडेंट 9वीं वाहिनी और आईपीएस मनोज खिलारी कमांडेंट 2री वाहिनी बनाए गए हैं। तो ये बदलाव किए गए हैं और अफसरों को यह नई जिम्मेदारी। और रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपनिर्वाचन की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। आज अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसके साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से आरंभ हो जाएगी और इस उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर निर्धारित की गई है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 28 अक्टूबर को की जाएगी और उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। तो उपनिर्वाचन की तैयारी और 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है जहां झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर और तेलीबांधा शूटआउट की मास्टरमाइंड अमन साव से पुलिस अब तक 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान अमन साहू ने पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अमन साहू गैंग के निशाने पर अभी 53 टारगेट है, जिनमें देश भर के कई बड़े कोयला कारोबारी, सरकारी ठेकेदार और उद्योगपति शामिल हैं। सूत्रों से जानकारी मिली कि अमन साहू गैंग का संपर्क देश भर के कई राज्यों तक फैल चुका है, जिनमें झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य शामिल हैं। पुलिस रिमांड की पूछताछ में अमन साहू ने एशिया के कई देशों में अपने कनेक्शन होने को स्वीकार किया है। पुलिस रिमांड समाप्त होने के बाद अमन साहू को 19 अक्टूबर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और लगातार मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मनोज, पुलिस रिमांड में मनोज ये बात करें तो अब अमन साहू से 30 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई है। क्या कुछ खुलासे सामने जो है वो किए गए हैं? जी बिल्कुल जी, आपको बता दूं, अमन साहू जो गैंगस्टर है ये झारखंड का बड़ा गैंगस्टर माना जाता है और ऐसे में जो इसके ये भी जानकारी मिलती है कि लॉरेंस बिश्नोई का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में पुलिस के लिए अमन साहू बड़ी चुनौती बना हुआ है और पुलिस को जब रायपुर पुलिस लाई थी इसे तो न्यायालय ने इसको 5 दिन की रिमांड दिया है और जिसके तहत 30 घंटे से ज्यादा पुलिस इससे पूछताछ कर रही। पुलिस की बड़ी टीम स्वतः जो है ये यहाँ के जो है एसएसपी संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में जो है पुलिस अधिकारी 7 पुलिस अधिकारी इससे लगातार उस दिन से पूछताछ कर रहे हैं और रिमांड की अवधि भी कल समाप्त होने वाली है। ऐसे में पुलिस जितना 60 बिंदुओं पर इससे पूछताछ करना चाह रही है, लेकिन कहीं न कहीं ये भी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पुलिस के पूछताछ में अमन साहू जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आई है, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि उसने जो है 53 लोगों को छत्तीसगढ़ में टारगेट किया हुआ है। जिससे और सब आपको बता दूं, अमन साहू का लेवी वसूली का मेन मकसद है, उसका धंधा है ये कि लोगों को डरा धमकाते। तेलीबांधा शूट आउट का मामला जो था उसमें अमन साहू के गुर्गों द्वारा जो है
फायरिंग की गई थी, तो सिर्फ जी। एक धमकी के लिए कि उससे उसको मोटी रकम व्यापारियों से मिले। इसी वजह से पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है और कुछ खुलासे जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, तिरपन लोग उसके निशाने पर थे, उसके संपर्क में थे। और एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि कुछ रायपुर के राजधानी के जो गुंडे बदमाश है उसके संपर्क में है, तो जिससे अमन साहब को काफी सहयोग भी मिलता है कि यहाँ पर लोगों की जानकारी देना, लोगों तक अमन साहब की बात पहुँचाना, ये बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, जो बड़े लोग हैं उनके निशाने पर क्या उनके नामों का खुलासा किया गया है? क्योंकि 1, 2 नहीं 53 यानी कि 50 से अधिक लोग उनके निशाने पर थे। साथ ही साथ दावा ये किया है कि लॉरेंस बिश्नोई से भी बड़ा बनने का ख्वाब उसका था। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो इसका अमन साहब का जिस हिसाब से उसका सोशल मीडिया पे आए दिन पोस्ट होता है, आप खुद देख सकती हैं कि AK-47 के साथ फोटो वो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ है। एक हाथ में पिस्टल लिए, दूसरे हाथ में नोटों की गड्डी लिए, ऐसा जो है वो पोस्ट करता रहता है। तो और कहीं न कहीं उसकी मंशा है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसने इस बात का खुलासा किया है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से बड़ा जो है गैंगस्टर बनने की तमन्ना रखता हूँ। ये बड़ी बात भी सामने निकल कर आई है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो बड़े व्यापारी हैं, इसके 53 लोगों का पुलिस पूरी उन लोगों को खंगाल रही है कि कहाँ किसके टच में है, क्या क्या चीजें। कुछ व्यापारी जो पुलिस से आके मिल भी चुके हुए हैं, तो अभी पुलिस इसका खुलासा नहीं की है, इसलिए कि रिमांड की अवधि मनोज, ये अमन के गैंग के जो है कनेक्शन न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि कई अन्य राज्यों, झारखंड की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, उड़ीसा जैसे कई ऐसे राज्य हैं जहां होने की बात सामने आई है। अब उन जगहों पर जो इनके कनेक्शन है, इनके गैंग के लोग हैं, उनको लेकर पुलिस की ओर से क्या कुछ एक्शन लिए जा रहे हैं? जी जी बिल्कुल, जो ही आपको बता दूं कि पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, राजधानी पुलिस, संतोष कुमार सिंह जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है, उनके नेतृत्व में टीम पूछताछ कर रही है। और निश्चित रूप से संतोष कुमार सिंह द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि हम पूरी इसकी छानबीन करेंगे। और जहां जहां, और आपको बता दूं कि सिर्फ बात है भारत की नहीं, कई देशों में इसके नेटवर्क फैले हुए हैं अमन साहब के। तो पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती बनेगी। अपने देश के राज्यों में पुलिस जो है कि अपने लोगों के बीच में जाकर पूछताछ कर लेती, लेकिन दूसरे देश में जाकर अमन साहब के बारे में जानकारी लेना, ये पुलिस के लिए टेढ़ी खीर नजर आएगी। लेकिन पुलिस का मानना है कि हम इससे जो है पूरे अंदरूनी गिरोह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर रायपुर से है, जहां जनसंपर्क विभाग के सचिव पी दयानंद ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जनसंपर्क अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने जनसंपर्क अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अवैध प्लॉटिंग को लेकर राज्य के सभी नगर नियमों एवं सभी जिला का कलेक्टरों को सख्त आदेश दिए थे और अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करने को कहा था। और ऐसा आदेश सीएम की ओर से दिया गया था, लेकिन माफियाओं का यह खेल राजस्व विभाग, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और अफसरों के मेल के बिना संभव नहीं है। दुर्ग जिले सहित देश भर में अवैध प्लॉटिंग का खेल बेखौफ चल रहा है। बगैर परमिशन मुरुम की सड़क बनाकर प्लॉट कटिंग करने और बेचने का अवैध कारोबार धड़ल्ले से जारी है। स्थानीय नेताओं और अफसरों के संरक्षण के चलते अवैध प्लॉटिंग करने वालों के हौसले बुलंद है। कई जगह तो शिकायतों के बाद भी मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक टीम स्थलों पर नहीं पहुंच रही है। कि बिल्डिंग जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है या ऑलरेडी बिल्डिंग एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो है, उससे छत के ऊपर से जो 650 वोल्ट से बिलो जो लाइनें हैं वो 2.5 मीटर एबव होनी चाहिए छत से ऊपर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 1.2 मीटर होनी चाहिए। उसको सेफ जोन में करते हुए वो काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो रिस्क लेते हैं इस गैप को नहीं मेंटेन करते हुए तो दिक्कत वाला काम है। और एबो 650 किलो वोल्ट से ऊपर
जो लाइन मतलब वोल्ट से ऊपर की जो लाइनें हैं, जैसे 11 किलो वोल्ट की है, 33 किलो वोल्ट की है, उसमें जो छत से जो अबव डिस्टेंस है वो 3.7 मीटर, लगभग 4 मीटर के आसपास वो डिस्टेंस मेंटेन रखना है उनको, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में 2 मीटर के आसपास उनको। अवैध प्लाटिंग तो किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए, और आपके द्वारा जो शिकायत अभी हमको प्राप्त हुई है, इस संबंध में संबंधित एसडीएम और तहसीलदारों को तलब किया जाएगा, उनसे जांच कराई जाएगी, और अवैध प्लाटिंग पाए जाने पर उनको नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो दुर्ग जिले में अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है और धड़ल्ले से ये भूमाफियाओं और अफसरों के तालमेल से जारी है, और स्थानीय नेताओं और अफसरों के संरक्षण के चलते माफियाओं के हौसले बुलंद है। कई जगह शिकायतें भी की गई, लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग के लिए प्रशासनिक टीम उन जगहों पर पहुंच नहीं रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीकांत दास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। श्रीकांत, जिस तरीके से पूरे जिले में देखे अवैध प्लॉटिंग का खेल चल रहा है, प्रशासनिक और जो स्थानीय नेता है, तमाम लोगों की जो है इसमें संलिप्तता बताई जा रही है, क्या कुछ खबर इसको लेकर जानकारी सामने आई है? जी, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार बनी तो अवैध प्लॉटिंग को लेकर के उनके द्वारा घोषणा किया गया और सभी जिला अध्यक्षों को बोला गया था कि अवैध प्लॉटिंग पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार बनने के लगभग 8, 9, 10 महीने हो गए हैं। शुरुआत में सभी निगम अधिकारी कर्मचारी अवैध प्लॉटिंग पे कार्रवाई करते नजर आए, परंतु अभी की स्थिति ऐसी है कि एक वैशाली नगर विधानसभा है, वहां पे लगभग 2 जगह पे लगभग कहीं तो 10 एकड़ पे, कहीं तो 15 एकड़ पे ऑन द रोड वहां पे प्लॉटिंग हो रही है भूमाफिया के द्वारा। आज आने वाले समय में पिछले देख भी चुके हैं कि अवैध प्लॉटिंग जहाँ पे होती है वहां पे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना उनके पास पानी की सुविधा होती है, ना बिजली होती है, ना सड़क होती है। लोग जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों के लिए वहां पे परेशान होते हैं, और कहीं ना कहीं जाकर के प्रशासनिक चीजों को गुस्सा निकलता है लोगों का कि अवैध प्लॉटिंग पे। और वहीं पे अवैध प्लॉटिंग करने वाले जो भूमाफिया है, कहीं न कहीं सरकारी अधिकारियों से साठ-गांठ करके और इस तरीके के खेल खेलते, जिसमें बोले वाली जनता कम रेट में प्लॉट के नाम पे वहां पे चली जाती है और खरीद के जिसे परेशान होती है। बिल्कुल, यहाँ सवाल उतना लाजमी है कि सूबे के मुख्यमंत्री अगर इस कार्य को लेकर के आदेशित करते हैं कि अवैध प्लॉटिंग पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वहीं पे भिलाई जो नगर निगम है वहां से जोन कार्यालय से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रतिष्ठित स्कूल है रूमता कॉलेज, उसके जस्ट बाजू में सारी प्लॉटिंग हो रही है। और विजुअल फोटो वीडियो में आप देख रहे होंगे, दर्शक भी देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे जो बिल्कुल। जब सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए श्रीकांत, क्या वजह है कलेक्टरों को निर्देश दिए गए बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही? जी बिल्कुल, यहाँ पे दर्शक देख भी रहे हैं कि कलेक्टर को आदेश होने के बाद मुख्यमंत्री के आदेश करते हैं, उसके बाद भी इस तरह धरने से अगर प्लॉटिंग हो रही है कहीं पे तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है। और आपको बताते चले कि दुर्ग जिले को फटकार भी सीएम ने एसपी और कलेक्टर मीटिंग में लगाई थी कि प्रशासनिक हमले को टाइट किया जाए ताकि लोगों की शिकायत कम हो सके जन दर्शन और सारी चीजों में। इसके बावजूद भी यहाँ पे अधिकारी जो निगम के अधिकारी हैं उनको संज्ञान में आने के बाद भी कार्रवाई नहीं करते हैं। उनका कहना होता है कि हमें इसकी शिकायत नहीं मिली है। मतलब अधिकारी इतने ये हो गए हैं कि अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते हैं और इस तरह के जो कृत करते हैं, प्लॉटिंग होती है वहां पे बिल्कुल ही नहीं जाते और कहीं ना कहीं 60 गार्ड का साफ साफ तौर पे आप दिख रहा है। बिल्कुल, एक तरफ सरकार की ओर से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने को कहा जा रहा है, लेकिन प्रशासन और जिम्मेदार जो लोग हैं वो इस पर पूरी तरह से मौन है। जब इसकी शिकायत की गई तब अधिकारियों ने क्या कुछ कहा? अधिकारी कुछ भी कैमरे के सामने कहने से बचते साफ नजर आ रहे कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, और वो कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद वो चुप मौन हो जाते हैं। और कहीं न कहीं ये सब चीजों को देखते हुए जो माफिया भूमाफिया उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। कुछ दिन पहले हमारे चैनल में भी दिखाया गया था कि रायपुर के एक मंदिर की जमीन को भी अवैध तरीके से बेच दिया गया। तो इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं कि माफियाओं की साठगांठ राजनीतिक संरक्षण भी उनको कहीं से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे बहुत ही विडंबना कहना चाहिए कि जहाँ पे सरकार अपने
सुस्ती के लिए इसमें जानी जा रही है विष्णुदेव सरकार। जी बिल्कुल, यानी कि ये माफियाओं के साथ साथ जो नेता हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तमाम लोग जो है इसमें संलिप्त हैं और सरकार के नियमों को ताक पर रखकर इस तरह की खेल को अंजाम दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुकांत तमाम जानकारी के लिए। और नगर निगम कार्यालय में ड्यूटी टाइम में राजस्व अधिकारी और पूर्व पार्षद की दारू पार्टी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दोनों अधिकारी शराब की बोतल टेबल पर रख कर बैठे दिखाई दे रहे हैं। कैमरा देखते ही उन्होंने वीडियो बनाने का विरोध किया। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी के संज्ञान में आया और नगर निगम दुर्ग के आयुक्त को जांच के लिए कहा गया। जांच के बाद दुर्ग नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने वीडियो की जांच के बाद प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर तुरंत राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एवं उनके साथ दो सफाई कर्मचारी को निलंबन के आदेश दिए हैं। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में परसाकोल ब्लॉक के पास ग्रामीण और पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हो गया। थाना प्रभारी एसआई प्रधान आरक्षक कोटवार सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना सरगुजा जिले के परसाकोल ब्लॉक की है। जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले के परसाकोल ब्लॉक में पुलिस के बल पर पेड़ों की कटाई हो रही है। सैकड़ों ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। ग्रामीणों ने पुलिस वालों पर तीर धनुष, गुलेल और पत्थरों से हमला भी कर दिया। हमले में टीआई एसआई प्रधान आरक्षक कोटवार सहित 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना के बाद से परसा गांव छावनी में बदल गया है। ये अभी मीडिया की न्यूज़ के थ्रू ये पता चला था और इसमें जब संबंधित कर्मचारी से बात की गई तो उनका कहना है कि कोई जनप्रतिनिधि थे, वो आए हुए थे, वो बॉटल लेके आए थे, हमको हटाने की कार्रवाई कर रहे थे, मगर इसमें और तफ्तीश कर रहे हैं और अभी नोटिस जारी हुआ है, उसका जवाब उनका तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही हम इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस तरह का जो घटना है वो बर्दाश्त के लायक नहीं। इस तरह की शिकायत तो किसी ने नहीं की थी, अभी मीडिया के ही माध्यम से संज्ञान में आया है और पूर्व में कहीं कहीं पे ऐसी बात आई थी तो मौखिक रूप से इनको वो किया गया था, क्योंकि वारदात में जब पकड़ में आते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो पाती है, अदरवाइज हर आदमी अपने आप से इनकार कर देता है। और शक्ति जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर साधारण समय में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बंद कमरे में बीते 7 दिनों से 6 लोग साधना कर रहे थे और जिनमें से 2 की मौत हो गई तो वही 2 लोग बेहोश हो गए। वही 2 लोगों का मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। 2 सगे भाइयों की मौत होने से गांव में दहशत का आलम देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि उज्जैन के बाबा की फोटो रखकर 6 लोग साधना कर रहे थे। मंत्रोच्चारण के दौरान 2 युवकों की हालत बिगड़ने से मौत हो गई और कहा यह भी जा रहा है कि 7 दिनों से घर में बंद कमरे में पूजा साधना कर रहे थे। फिलहाल दोनों युवकों का शव कल सुबह पोस्टमार्टम उनका किया जाएगा और बाराद्वार थाना क्षेत्र के तांदुलडीह गांव की घटना बताई जा रही है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और घटना की जांच की जा रही है। और खबर सीतापुर से है, जहां सड़क मरम्मत की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। इस दौरान यात्री बसों को परिवर्तित मार्ग से रवाना किया जा रहा है। वहीं भारी वाहनों के जाम में फंसे होने की वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। दरअसल विकास मंच और व्यापारी संघ के नेतृत्व में करगिल चौक में चक्का जाम किया गया। जर्जर नेशनल हाईवे की वजह से सालों से ग्रामीण धूल मिट्टी से परेशान हो गए और इस दौरान नायब तहसीलदार और नेशनल हाईवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं अधिकारियों ने चक्का जाम में बैठे लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की। साथ ही उन्होंने दीपावली के बाद सड़क मरम्मत कराने का आश्वासन भी दिया। और छत्तीसगढ़ को चल्ला भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।